नमस्कार, राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी, जो कि हमें एमए में तो पढ़ना ही है या फिर 9th और 10th क्लास में ये से पढ़ाया जाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीढ़ की हड्डी। और हाँ, अगर आपको कहानियों का शौक है तो आप इसे जरूर सुन सकते हैं, बहुत ही रोचक कहानी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप बिना किए हुए देखें, क्योंकि अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। रीढ़ की हड्डी, यह शीर्षक एकांकी हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण एकांकियों में से एक माना जाता है। यह बहुत ही लोकप्रिय है। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और इसमें लेखक ने बहुत ही कुशलता से मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों के विषय में और उनके वैवाहिक समस्याओं पर प्रश्न उठाया है। ये सारी बातें आपको एकांकी में स्पष्ट हो जाएंगी। इस एकांकी में राम स्वरूप एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। उसकी पुत्री का नाम उमा है। प्रेमा उनकी पत्नी है। घर में एक व्यक्ति है और वह उनका नौकर रतन है। भारत के हर सामान्य परिवार में माता पिता के लिए वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में पुत्रियों का विवाह करना, बेटियों का विवाह करना एक समस्या सा है। उसी समस्या से बाबू राम स्वरूप भी परेशान है। वे अपनी लड़की की शादी गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर को लेकर लड़की देखने के लिए राम स्वरूप के घर आने वाले हैं और उन्हीं की आवभगत की तैयारी में बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी और नौकर सहित लगे हुए हैं। इसी बीच राम स्वरूप की पत्नी उन्हें बताती है कि उनकी लाडली बेटी मुंह फुलाई पड़ी है। इसके कारण बताते हुए वे अपने पति बाबू राम स्वरूप से कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा इतना ही कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। इसी क्रम में प्रेमा अपनी लड़की उमा के इस हाव भाव का कारण उसकी अधिक पढ़ाई लिखाई समझती है। प्रेमा उमा के अधिक पढ़े लिखे होने को कोसती हुई कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस पास करा देते तो लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। फिर भी राम स्वरूप प्रेमा को इस बात की सलाह देते हैं कि उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, न हो पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। इसी तैयारी में प्रेमा बताती है कि नाश्ता यह बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है और बाजा सितार भी रख दिया गया है, ताकि उमा अपने होने वाले ससुर और पति को अपनी गाने बजाने की कला से प्रभावित कर सके। राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से फिर कहते हैं, उमा से कह देना जरा तरीके से आए। ऐसी सतर्कता दिखाने के पीछे कारण यही है कि लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये दकियानुसी ख्यालों के हैं। हालांकि वे खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में आते रहते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी जो ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। अंत में लड़का पक्ष से उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद पहुंचते हैं, जो लड़का के पिता हैं। साथ में उनका पुत्र शंकर भी है। गोपाल प्रसाद ऐसे हैं कि उनकी आंखों में लोक चतुराई टपकती रहती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का शंकर खीसे निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। उसकी आवाज पतली और खिसियाहट भरी है, झुकी हुई कमर है, यही उसकी विशेषता भी है। बाबू राम स्वरूप उनका अभिवादन और स्वागत करते हुए उन्हें बिठाते हैं। पहले तो कुछ इधर उधर की बातें, पुराने जमाने की बातें और फिर खूबसूरती पर चर्चा चल पड़ती है। राम स्वरूप बाबू से गोपाल प्रसाद कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसी ही। बात यह है कि हम और आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें राजी नहीं होती। फिर भी वे उनकी लड़की के बारे में सवाल करते हैं, आपकी लड़की तो ठीक है? राम स्वरूप उत्तर देते हैं कि जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर की शादी ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। वे राम स्वरूप से स्पष्ट कहते हैं, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी ही नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। आगे वे यह भी कहते हैं कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़की और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो पढ़ना ही है और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिकल वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। बाबू राम स्वरूप की पुत्री उमा बहुत सुंदर है, किंतु बीए तक पढ़ी लिखी है। उमा के पिता इस बात को छिपाए रहते हैं
किंतु आगे चलकर उन लोगों के समक्ष यह बात आ जाती है। दरअसल होता यूं है कि उमा को चश्मा पहने देख गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही चौंक पड़ते हैं। वे कहते हैं कि कहीं अधिक पढ़ाई लिखाई के कारण आंखों पर जोर तो नहीं पड़ा और चश्मा लगाना पड़ा हो। वे अपनी शंका जाहिर भी करते हैं, किंतु राम स्वरूप बाबू झूठ बोलकर बात को टाल देते हैं। फिर गोपाल प्रसाद उमा से गाना बजाना, पेंटिंग वेंटिंग, सिलाई आदि के बारे में पूछते हैं। इन सारे सवालों से उमा झल्ला जाती है, वह गुस्से में हो जाती है। फिर तो गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र को खूब खरी खोटी सुनाती है। हालांकि उसके पिता उसे चुप रहने को कहते हैं, पर उमा चुप नहीं रहती और कहती है, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आई हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं? इतना ही नहीं, वह बड़े तीखे अंदाज में उस लड़के शंकर की चरित्रहीनता और उसकी शारीरिक हीनता की चर्चा उसके पिता से करते हैं। वह कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और जरा इन अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से क्यों भगाए गए। आगे वह यह भी कहती है कि मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान का ख्याल तो है। पूछिए अपने इन साहबजादे से कि वे लड़कियों को हॉस्टल से क्यों भगाए गए थे। अंत में गोपाल प्रसाद बिल्कुल निरुत्तर और लज्जित हो जाते हैं और उमा उस लड़के शंकर को न सिर्फ चरित्र से अयोग्य बताती है बल्कि शरीर से अयोग्य भी बताती है, क्योंकि उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, तभी तो वह झुका रहता है। अंत में उन दोनों के जाते हुए वह फिर कहती है कि जी हाँ, जाइए, जरूर चल जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी कि बैकबोन। इस प्रकार यहाँ पर रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी खत्म होता है। इस एकांकी में बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें यह रचनाकार ने समझाने का प्रयास किया है। निम्न वर्ग या फिर मध्यम वर्ग के लोगों को बेटियों की शादी करने में या फिर लड़कियों के विवाह करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं कि लड़कियों का विवाह एक बोझ है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लड़कियों के पढ़ने लिखने में और लड़कों के पढ़ने लिखने में बहुत अंतर लोग मानते हैं। लड़का कैसा भी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ने से उनके नखरे बढ़ जाते हैं। यही इस एकांकी में बताने का प्रयास किया गया है। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद खुद पढ़े लिखे हैं और आधुनिक युग के हैं, पर फिर भी वे पुराने ख्यालों के व्यक्ति हैं। उन्हें लड़कियों के पढ़ना लिखना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता और उनकी यह मानसिकता है कि गृहस्थी भर ही लड़कियों को रहना चाहिए, गृहस्थ का काम ही संभालना उन्हें चाहिए। अगला बिंदु मुख्य यह है कि आज भी लड़की वाले अगर लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो वहां भी अपनी यही सारी बातें वे करते हैं। सिलाई कढ़ाई में लड़कियां हैं या नहीं, पढ़ाई लिखाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता। इस एकांकी में शंकर के पिता उसकी चरित्रहीनता के विषय में जानते हैं। यह जानते हुए भी वह अपरिचित बने हुए थे और अपने लड़के के लिए संस्कारी और गुणवती लड़की ढूंढ रहे हैं। इस रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने यह बताने का प्रयास किया है, उमा वैसी लड़की नहीं है जो निरीह होती है और जिसे माता पिता जहाँ चाहे उस खूंटे में बांध दें। वह अपना भला बुरा समझती है और उमा ऐसी लड़कियों का प्रतिनिधित्व भी करती है जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहती है और जो विवाह आदि के संदर्भ में सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों को बड़ी ही निर्भीकता के साथ विरोध करती है। आज की एकांकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही रोचक है और ज्ञानवर्धक है। तो आज की इस वीडियो में अंत में आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछूंगी। यहाँ आपको बताना है कि उमा के पिताजी का क्या नाम था। आप इसका उत्तर कमेंट में लिखें। अंत में आपको यह एकांकी कैसी लगी यह भी आप बता सकते हैं और साथ में आप नए चैनल पे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। साथ ही में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें तो वे भी इस एकांकी को जान सके और आज की सामाजिक कुरीति क्या है, आज की परेशानी क्या है, इसकी हानि, लाभ, दोष और सावधानियां क्या हो सकते हैं, ये सारी इस एकांकी में दी गई हैं। आप इस पर विचार जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।